अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यूसफतुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग और यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेमस हैनी की बायोग्राफी। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शेमस हैनी 1939 में पैदा हुए और 2013 में उनकी डेथ हुई। 20th सेंचुरी के ये पोइट हैं, बहुत ही फेमस प्ले राइट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, लेक्चरर भी थे। उनको बहुत सारे नोबेल प्राइजेस मिले, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिनमें सबसे अहम जो है वो नोबेल प्राइज़ है। ठीक है, 1981 से 97 तक प्रोफेसर रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। 1988 से 2006 तक पोइट थे सेम यूनिवर्सिटी में। 1989 से 1994 तक वो प्रोफेसर ऑफ द पोइट्री रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। 1990 में उनको लेमन लिटरेरी अवार्ड फॉर पोइट्री मिला और 1995 में सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ किसी भी पोइट को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उसके बहुत अच्छे काम की वजह से मिलता है, हर किसी को नहीं मिल जाता। तो शेमस हैनी जो है वो बहुत ही फेमस पोइट हैं और मतलब ये W.B. यीट्स के बाद आयरलैंड के सबसे ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं। रॉबर्ट लोवेल उनके बारे में क्या बोलते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोइट सिंस यीट्स। यीट्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पोइट हैं वो शेमस है। ही हैड वंडरफुल गिफ्ट ऑफ आई एंड ईयर। ठीक है, सेंस ऑफ मतलब जो उनकी 5 सेंसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करके वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखा करते थे। प्रोबेबली द बेस्ट नोन पोइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बेहतरीन शायरों में से एक शायर थे। वो अपनी मतलब सेंसेस को यूज़ करके बहुत अच्छी पोइट्री लिखी थे। नॉर्दर्न आयरलैंड की ब्यूटी के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा, एस्थेटिक ब्यूटी वहाँ की बयान की, नेचुरल ब्यूटी वहाँ की बयान की। जहाँ रहते थे वहाँ का असर उनकी पोइट्री के अंदर दिखाई देता था। ठीक है, वहाँ वार हुई थी एक, और आयरलैंड के अंदर उन्हें क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स थी, डिके थी, डेथ थी, डिस्ट्रक्शन, वायलेंस, वार हुई थी इस वजह से। ठीक है, वो बहुत ही पेट्रियाटिक थे, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से वो भागने वाले नहीं थे, उन पर ज़िंदगी का असर असर होता था। ठीक है, वो एस्केप नहीं लेते थे बल्कि उसका असर लेते थे और उसे सीखते थे। वो उनकी पोइट्री के अंदर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, हालांकि उन्होंने पॉलिटिकल पोइट्री नहीं की। वो कहते थे आर्ट फॉर द आर्ट से, पोइट्री को लिखा जाए पोइट्री के लिए, उसके अंदर पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं किया जाए। लेकिन वो अपने मतलब ज़िंदगी के हालात भी तो देख रहे थे, तो उन्होंने मिथ्स का इस्तेमाल किया। अब मिथ क्या होती है, मिथ जो होती है ना वो मतलब एक ऐसी कहानी होती है जो कि सच नहीं होती लेकिन फिर भी उसको सच माना जाता है। ठीक है, वो मिथ्स को क्रिएट किया करते थे। उन्होंने एक नॉवल लिखा द टॉल मैन, उसके अंदर एक जेट लैंड थी, उसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी, जैसे कि उन्होंने अपने नॉर्दर्न आयरलैंड में देखा था। ठीक है, वैसे कि वैसे उन्होंने मतलब हालात तो वैसे बयान कर दिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से उन्होंने मतलब नॉन पॉलिटिकल वे में अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया। वो कहते थे पॉलिटिक्स एंड पोइट्री आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे मस्ट बी केप्ट सेपरेटेड। ये पॉलिटिक्स और पोइट्री दो अलग अलग चीज़ें हैं और उनको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मिथ्स का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को नॉन पॉलिटिकल तरीके से अपनी पोइट्री के अंदर एक्सप्रेस किया था, और जो सफरिंग में से वो गुजर रहे थे, जिस वॉयलेंस का वो शिकार रहे थे, उनकी पोइट्री के अंदर ये चीज़ नज़र आती है। ओके, अब क्या हुआ था, जब जहाँ वो रह रहे थे, ठीक है, इंग्लैंड और आयरलैंड के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और वार भी हुई थी। ठीक है, और आयरलैंड था ना ये कॉलोनाइज्ड भी था, ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था आयरलैंड को, तो इनको भी मतलब माइग्रेशन करनी पड़ी थी। ये नॉर्दर्न आयरलैंड में चले गए थे, वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा फाइट थी, सेक्टेरियन हो गए थे, मतलब डिफरेंट सेक्ट से बिलोंग करते थे, और वो कहते थे रूल भी हर कोई इस फाइट में था कि किसको रूल करना चाहिए। कैथोलिक ने अपनी अनऑफिशियल आर्मी बना ली थी, प्रोटेस्टेंट ने अपनी ऑफिशियल आर्मी बना ली थी। उनके आपस में इतनी ज़्यादा जंग हुई कि एक संडे मतलब इतना खून बहा, इतना खून बहा कि उस संडे का नाम ब्लडी संडे फेमस हो गया, मशहूर हो गया। तो इतना ज़्यादा जो था उनको सफरिंग में से गुजरना पड़ा, वॉयलेंस में से गुजरना पड़ा, और शेमस हैनी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। ओके, अब इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करते हैं। 20 वॉल्यूम्स हैं उनकी पोइट्री के, क्रिटिसिज्म के। ठीक है, एडिट भी उन्होंने बहुत सारी की। डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट 1966 में लिखा गया, नोट्स 1975 में, फील्ड वर्क 1979, द स्पिरिट लेवल 1996, बिवोल्फ अ न्यू वर्ड्स ट्रांसलेशन 1999, डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल 2006 में, ह्यूमन चेन 2010 में,
अच्छा, क्वालिटी ऑफ हिज वर्क एंड राइटिंग स्टाइल, कि मतलब क्या उनके राइटिंग स्टाइल थे। ऑरल ब्यूटी, ऑरल ब्यूटी मतलब आपकी 5 सेंसेस से रिलेटेड हो। ये लास्ट वाली कोटेशन पढ़ें, मेक्स यू सी हियर स्मेल एंड टेस्ट द रूरल लाइफ। वो इस तरह चीज़ों के एलिब्रेट करते थे, इस तरह एक्सप्लेन करते थे, इंसान जो है वो अपने 5 सेंसेस से वो फील कर सकता था। फाइनली रॉ टेक्सचर, रीजनल पोएट थे, मतलब जहाँ पे रह रहे थे वहाँ की का अक्स उनकी शायरी में नज़र आता था। ट्रेडिशनलिस्ट, लिरिकल पोएट। ओके, अब वो क्या बात करते हैं, ट्रू पेट्रियोट। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पेट्रियोट थे, अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और ये चीज़ उनकी राइटिंग में भी दिखाई देता है। थीम्स क्या दिखाई देते हैं, लव ऑफ हिस्ट्री, लवर ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रीड करते थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का नॉलेज था, इस वजह से लवर ऑफ हिस्ट्री का इनकी पोइट्री में थीम है। पेट्रियोटिज्म का, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, डेथ, ह्यूमन प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट वायलेंस, क्रूअल इमेज ऑफ रिचुअल किलिंग। ठीक है, आई होप आपको उनका बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। अब जब आप उसकी पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक राइटर की पोइट्री को समझने के लिए पहले राइटर को समझना ज़रूरी है, फिर उसकी पोइट्री आराम से समझ आ जाती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।